पहला 1 करोड़ कैसे बनाएं? अगर आपके मन में भी ये सवाल कई बार आया है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, हर महीने कितने पैसे बचाएं, कितना निवेश करें और अपनी कमाई को किस तरह बढ़ाएं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब इसे सही तरीके से छोटे छोटे कदमों में समझा जाए तो ये सिर्फ एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक फाइनेंशियल गोल बन सकता है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ है, इस वीडियो में आपको रातों रात अमीर बनने का कोई तरीका, कोई गारंटीड रिटर्न या कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा। हम बात करेंगे उस प्रैक्टिकल रास्ते की जिसे एक सामान्य कमाई करने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति के हिसाब से समझ सकता है। सोचिए, अगर आज आपकी कमाई सीमित है, खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और महीने के आखिर में बचत के नाम पर कुछ खास नहीं बचता, तो आप 1 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे? क्या सिर्फ ज्यादा बचत करना काफी है या कमाई बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है? निवेश कब शुरू करना चाहिए? कंपाउंडिंग वास्तव में कैसे काम करती है? बढ़ती इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सफर में किन गलतियों से बचना चाहिए? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेंगे। क्योंकि 1 करोड़ बनाने का रास्ता किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, बल्कि सही फैसलों को लंबे समय तक दोहराने से बनता है। हो सकता है आज आपको लगे कि आपकी इनकम कम है, आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, या 1 करोड़ आपके लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने, खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करने और लंबे समय के लिए डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लान बनाने पर काम करते हैं, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि 1 करोड़ बनाने की शुरुआत आखिर होती कहां से है और वो गलती क्या है जो ज्यादातर लोग शुरुआत में ही कर बैठते हैं। अगर आप सच में अपना पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। करोड़ रुपए बनाने की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी से होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे हर महीने थोड़ा पैसा बचा लें और उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, तो कुछ सालों में करोड़पति बन जाएंगे। बचत और इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन अगर आपकी इनकम ही कम है, तो सिर्फ खर्च काटते रहने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ एक सीमा के बाद रुक सकती है। इसलिए पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं हर महीने कितना बचाऊं, बल्कि पहला सवाल होना चाहिए कि मैं अपनी इनकम को अगले कुछ वर्षों में कितना बढ़ा सकता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 30,000 रुपए है। अगर वो 30,000 में से 5,000 बचा पाता है, तो ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर वो सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देता रहे, तो उसकी बचत बढ़ने की एक सीमा होगी। इसके बजाय अगर वो अपनी स्किल पर काम करके इनकम को 30,000 से 50,000, फिर 50,000 से 80,000 और धीरे धीरे 1 लाख तक ले जाने की कोशिश करता है, तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही बदल जाती है। अब उसके पास सिर्फ बचत करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड और फ्यूचर गोल्स के लिए भी ज्यादा पैसा उपलब्ध हो सकता है। यही वजह है कि पहला 1 करोड़ बनाने के लिए आपको अपनी इनकम को एक फिक्स्ड नंबर नहीं, बल्कि एक ग्रोइंग नंबर समझना होगा। आपकी आज की सैलरी आपकी पूरी जिंदगी की अर्निंग नहीं है। आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। इसलिए हर साल खुद से ये सवाल पूछिए, पिछले साल की तुलना में मेरी वैल्यू कितनी बड़ी है? मैंने कौन सी नई स्किल सीखी है? मैं कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? और क्या मेरी इनकम भी उसी हिसाब से बढ़ रही है? यहां एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, स्किल और इनकम के बीच कनेक्शन। कोई भी स्किल सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं हो जाती क्योंकि आपने उसे सीख लिया है। उसकी वैल्यू तब बनती है जब आप उस स्किल का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति या बिजनेस की कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो सिर्फ एडिटिंग सीखना आपकी शुरुआत है। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटर के वीडियोस को बेहतर बना सकते हैं, उसका समय बचा सकते हैं और उसके कंटेंट को प्रोफेशनल बना सकते हैं, तो आपकी स्किल की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह सेल्स, मार्केटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग या कोई भी दूसरी स्किल हो, आपको सिर्फ सीखने पर नहीं, उसे रिजल्ट में बदलने पर ध्यान देना चाहिए। और इनकम बढ़ाने के साथ एक दूसरा नियम भी याद रखना होगा। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल उसी स्पीड से नहीं बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। अगर पहले आप 28,000 खर्च करते थे और अब 58,000 खर्च करने लगे, तो आपकी इनकम तो दोगुनी हो गई, लेकिन वेल्थ बनाने की क्षमता लगभग वही रह गई। इसके बजाय अगर इनकम बढ़ने के बाद आपके खर्च 35 या 40,000 तक रहें और बाकी पैसा इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट जैसे फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस्तेमाल हो, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तेजी से मजबूत हो सकती है।
इसे आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कह सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी ज़रूरतें या खुशियां छोड़ देनी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर बार इनकम बढ़ने पर अपनी पूरी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के बजाय उस बढ़ी हुई इनकम का एक हिस्सा अपने फ्यूचर को देना है। क्योंकि आज खरीदी हुई हर चीज आपकी वेल्थ नहीं बढ़ाती, लेकिन सही तरीके से लगाया गया पैसा भविष्य में आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। अब यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। आपको सैलरी मिलने के बाद जो पैसा बच जाए उसे इन्वेस्ट करने की आदत नहीं बनानी है, बल्कि पहले अपने फ्यूचर के लिए एक हिस्सा अलग करने की आदत बनानी है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि महीने के अंत में जो पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट कर दूंगा, तो अक्सर महीने के अंत में पैसा बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर इनकम आते ही आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक निश्चित हिस्सा अलग कर दिया, तो बचा हुआ पैसा आपके बाकी खर्चों के लिए होगा। इसी डिसिप्लिन की वजह से वेल्थ धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में रकम छोटी हो सकती है, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए। आज आप कम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो कम से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते जाइए। यही लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जहां आपका लक्ष्य सिर्फ आज ज्यादा पैसा जमा करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को लगातार मजबूत करना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, 1 करोड़ का लक्ष्य देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको 1 करोड़ जमा नहीं करना है, आपको सिर्फ आज का सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। फिर अगले महीने वही डिसिप्लिन दोहराना है। फिर अगले साल अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों को बेहतर करना है। क्योंकि बड़ी वेल्थ अक्सर किसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन से नहीं, बल्कि हजारों छोटे और सही डिसीजन से बनती है। जब आप अपनी इनकम बढ़ाने और हर महीने अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग करने की आदत बना लेते हैं, तब अगली जरूरी चीज होती है उस पैसे को सिर्फ पड़ा रहने देने के बजाय सही तरीके से ग्रो करना। क्योंकि 1 करोड़ बनाने की जर्नी में केवल सेविंग पर्याप्त नहीं होती, पैसे को लंबे समय तक काम पर लगाना भी जरूरी होता है। यहीं पर इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की असली भूमिका शुरू होती है। मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपए जमा किए और उसे किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाया जहां समय के साथ रिटर्न मिल सकता है। अगर मिलने वाला रिटर्न दोबारा उसी इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाए, तो आगे का रिटर्न केवल आपके शुरुआती 1 लाख पर नहीं, बल्कि पहले से बने रिटर्न पर भी बनने लगता है। इसी प्रक्रिया को कंपाउंड ग्रोथ कहा जाता है। शुरुआत में इसका असर बहुत छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन समय बढ़ने के साथ इसका प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन में सिर्फ कितना पैसा लगाया गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पैसा कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। कोई सोचता है मार्केट नीचे आएगा तब शुरू करूंगा, कोई सोचता है इनकम बढ़ेगी तब शुरू करूंगा, और कोई सोचता है पहले ज्यादा पैसा जमा कर लूं फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन इस इंतजार में कई साल निकल जाते हैं। सही अप्रोच यह है कि पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझिए, इमरजेंसी के लिए पर्याप्त पैसा अलग रखिए, महंगे कर्ज को कंट्रोल कीजिए और उसके बाद अपनी रिस्क कैपेसिटी और गोल्स के हिसाब से सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझकर शुरुआत कीजिए। यहां एक बात बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी एक जगह पैसा डाल देना नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क अलग होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिवली स्टेबल हो सकते हैं, कुछ में मार्केट रिस्क ज्यादा हो सकता है और कुछ में कैपिटल लॉस की संभावना भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ किसी दोस्त, सोशल मीडिया क्रिएटर या किसी वीडियो में सुनी हुई बात के आधार पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, उसमें रिस्क कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लंबा है, और अगर मार्केट कुछ समय के लिए नीचे चला जाए तो क्या आप घबराकर अपना इन्वेस्टमेंट बेच देंगे? यही कारण है कि रिस्क और रिटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर ज्यादा रिटर्न की संभावना के साथ ज्यादा अनसर्टेनिटी भी आ सकती है। इसलिए 1 करोड़ बनाने के चक्कर में ऐसा रिस्क लेना सही नहीं है जिसे आप मेंटली या फाइनेंशियली हैंडल ही ना कर सकें। वेल्थ बनाने का उद्देश्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जिसे आप लंबे समय तक बिना घबराए फॉलो कर सकें। अब इमरजेंसी फंड की बात समझिए। अगर आपकी मंथली जरूरतें 25,000 रुपए हैं और आपके पास कोई इमरजेंसी सेविंग नहीं है, तो अचानक नौकरी चले जाने या कोई जरूरी खर्च आने पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेचने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी फंड का उद्देश्य रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में आपको इन्वेस्टमेंट को छेड़ने से बचाना है। इसके साथ अगर आपके ऊपर हाई इंटरेस्ट डेट है तो उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऐसा कर्ज है जिस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्ज का इंटरेस्ट लगातार आपके पैसे को कम कर रहा है। इसलिए अपने डेट की कॉस्ट को समझना और उसे व्यवस्थित तरीके से कम करना वेल्थ क्रिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट को समय के साथ बढ़ाना। अगर आपकी इनकम आज 40,000 रुपए है और आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि 5 साल बाद भी आप सिर्फ 5,000 ही इन्वेस्ट करें। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। इसे स्टेप अप अप्रोच की तरह समझ सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाए तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन की स्पीड भी बदल सकती है। और यही वो जगह है जहां सेविंग और इन्वेस्टिंग एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन पूरा एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल में चला जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा सीमित हो सकता है। लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, तो आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस तेज हो सकती है। इसलिए हर सैलरी इंक्रीमेंट का पूरा हिस्सा खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा फ्यूचर वेल्थ के लिए अलग करना एक मजबूत हैबिट हो सकती है। आपको अपने दिमाग में एक सिंपल इक्वेशन रखनी है। इनकम बढ़ाइए, खर्च को समझदारी से नियंत्रित रखिए, इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ाइए और उसे लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। यहां कोई गारंटीड नंबर या फिक्स्ड रिटर्न नहीं है। हर व्यक्ति की इनकम, उम्र, जिम्मेदारियां और रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। इसलिए 1 करोड़ तक पहुंचने का समय भी हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। लेकिन एक चीज लगभग सभी के लिए समान है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ महीनों तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर मार्केट गिरते ही डरकर रुक जाते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान कमजोर हो सकता है। वेल्थ क्रिएशन में पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं आता। उसी तरह इन्वेस्टमेंट के कुछ महीनों में करोड़ों की वेल्थ नहीं बनती। आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को समय देना पड़ता है। इसलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ 1 करोड़ के नंबर से मत देखिए, उसे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरह देखिए, जहां हर साल आपकी इनकम बेहतर हो, आपकी सेविंग कैपेसिटी बेहतर हो, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े और आपका फाइनेंशियल नॉलेज भी मजबूत होता जाए। जब ये चीजें एक साथ आगे बढ़ती हैं, तभी एक सामान्य इनकम धीरे धीरे मीनिंगफुल वेल्थ में बदलने लगती है। अब जब इनकम बढ़ाने, सेविंग करने और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की बात समझ में आ गई है, तो एक और बहुत जरूरी चीज समझना जरूरी है। आखिर 1 करोड़ तक पहुंचने की स्पीड बढ़ेगी कैसे? क्योंकि केवल ये तय कर लेना कि मुझे करोड़पति बनना है काफी नहीं है। आपको अपने पैसे की ग्रोथ को समय के साथ बढ़ाने के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना होगा जो आपकी इनकम बढ़ने के साथ खुद भी मजबूत होता जाए। सबसे पहले अपने लिए एक क्लियर फाइनेंशियल टारगेट तय कीजिए। सिर्फ ये कहना कि मुझे करोड़पति बनना है बहुत वेग गोल है। इसके बजाय आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपकी नेट वर्थ कितनी है, हर महीने कितना पैसा बचता है, कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है और आपकी इनकम अगले कुछ वर्षों में किस दिशा में जा सकती है। जब नंबर सामने होते हैं, तब आपका गोल एक सपना नहीं रहता, बल्कि एक मेजरेबल टारगेट बन जाता है। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है और आपके जरूरी खर्च 30,000 रुपए है। अब आपके पास 20,000 रुपए का सरप्लस है। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि ये 20,000 हमेशा 20,000 नहीं रहेगा। अगर आपकी स्किल और इनकम बढ़ती है, तो यही सरप्लस 30,000, 40,000 या उससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टैटिक नहीं रखना चाहिए। आपकी इनकम बढ़े तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। यहीं पर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, हमारा दिमाग कहता है कि अब थोड़ा बेहतर फोन ले लेते हैं, थोड़ा महंगा व्हीकल ले लेते हैं, बाहर खाना बढ़ा देते हैं, ज्यादा शॉपिंग करने लगते हैं। इन चीजों में से कोई चीज अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आपकी इनकम का हर एक्स्ट्रा रुपया आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में चला जाता है। अगर इनकम 50% बढ़ी और एक्सपेंसेस भी लगभग उतने ही बढ़ गए, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए इनकम बढ़ने के बाद एक हिस्सा लाइफस्टाइल के लिए और एक हिस्सा वेल्थ क्रिएशन के लिए तय करना समझदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी समय आपकी इनकम में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो उसका पूरा पैसा खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में लगाया जा सकता है। इस तरह आपकी लाइफस्टाइल भी बेहतर होती है और फ्यूचर वेल्थ भी मजबूत होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक साथ 10 काम शुरू कर देने चाहिए। इसका मतलब है कि समय के साथ ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश की जा सकती है जो आपकी प्राइमरी इनकम पर पूरी तरह निर्भर ना हो। शुरुआत में सबसे जरूरी आपकी मेन अर्निंग को मजबूत करना है। जब आपकी प्राइमरी स्किल और इनकम स्टेबल हो जाए, तब अपनी नॉलेज और स्किल्स के आधार पर साइड इनकम के अवसरों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सोशल मीडिया पर आपको कई बार ऐसे दावे दिखाई देंगे कि किसी ने कुछ महीनों में लाखों रुपए कमा लिए। आपको किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर तुरंत पैसा लगाने या रिस्की डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी साइड बिजनेस या इनकम अपॉर्चुनिटी को पहले छोटे स्तर पर समझिए, उसके खर्च, समय, रिस्क और पोटेंशियल को देखिए। जो चीज आपके लिए प्रैक्टिकल हो, उसी पर धीरे धीरे काम कीजिए।
और अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रैकिंग की। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जा कहां रहा है। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है तो आपको अपने पैसे का बेसिक रिकॉर्ड रखना सीखना होगा। महीने में एक बार बैठकर देखिए कि इनकम कितनी आई, जरूरी खर्च कितना हुआ, अननेसेसरी खर्च कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और डेट कितना बचा है। ये काम बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपको अपनी नेटवर्थ पर भी नजर रखनी चाहिए। नेटवर्थ का आसान मतलब है आपकी कुल एसेट्स की वैल्यू में से आपकी लायबिलिटीज या कर्ज को घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन डेट भी तेजी से बढ़ रहा है तो केवल सैलरी देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। असली प्रोग्रेस ये है कि समय के साथ आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है या नहीं। अब मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया और एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, फिर भी एक गलती आपकी पूरी जर्नी को नुकसान पहुंचा सकती है। वो है इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस। मार्केट ऊपर जाए तो ग्रीड, मार्केट नीचे जाए तो फियर। बहुत से लोग इसी साइकिल में गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपना प्लान तय करना और उस प्लान को समझना जरूरी है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रिस्क आपको समझ नहीं आता तो केवल हाई रिटर्न देखकर उसमें पैसा लगाना सही अप्रोच नहीं है। याद रखिए, 1 करोड़ बनाने के लिए आपको हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा प्रोसेस बनाने की जरूरत है जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। अगर आपका प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप खुद उसे समझ नहीं पा रहे तो उसे लगातार फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। सिंपल, डिसिप्लिन्ड और रियलिस्टिक सिस्टम अक्सर ज्यादा टिकाऊ होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने फाइनेंशियल जर्नी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। किसी की इनकम आपसे ज्यादा हो सकती है, किसी की शुरुआत आपसे पहले हो सकती है और किसी के पास फैमिली सपोर्ट या अलग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपका मुकाबला सिर्फ आपके पुराने फाइनेंशियल वर्जन से होना चाहिए। अगर इस साल आपकी सेविंग रेट पिछले साल से बेहतर है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, डेट कम हुआ है और इनकम की क्षमता बढ़ी है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि 1 करोड़ की जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन नहीं आता जब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। आपकी इनकम हर कुछ वर्षों में बढ़ती है, आपकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कम होती हैं और आपका डिसिप्लिन मजबूत होता जाता है। यही सिस्टम समय के साथ छोटी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बड़ी वेल्थ में बदलने की नींव तैयार करता है। अब तक एक बात साफ हो चुकी है कि 1 करोड़ बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना काफी नहीं है। असली ताकत इन दोनों चीजों को लंबे समय तक सही तरीके से साथ लेकर चलने में है। लेकिन इसी जर्नी में एक ऐसी गलती है जो बहुत मेहनत से बनाई गई वेल्थ को भी पीछे धकेल सकती है, और वो है बिना समझे रिस्क लेना। करोड़ बनाने की इच्छा में कई लोग ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जहां उन्हें जल्दी पैसा बनाने का सपना दिखाई देता है, लेकिन रिस्क कितना है ये दिखाई नहीं देता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कई वर्षों तक बचत करके 10 लाख रुपए जमा किए। अब उसे कहीं से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है जहां बहुत ज्यादा रिटर्न का दावा किया जा रहा है। लालच में वो अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही जगह लगा देता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तो वर्षों की मेहनत पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन में सिर्फ रिटर्न देखना पर्याप्त नहीं है, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट को भी उतनी ही गंभीरता से समझना होगा। एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल याद रखिए, कभी भी उस पैसे के साथ ऐसा रिस्क मत लीजिए जिसकी जरूरत आपको आने वाले समय में पड़ सकती है। अगर अगले कुछ महीनों में आपको घर का जरूरी खर्च, एजुकेशन, इमरजेंसी या कोई दूसरी बड़ी फाइनेंशियल जरूरत पूरी करनी है तो उस पैसे को सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालना सही नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट का चुनाव आपके गोल और टाइम होराइजन के हिसाब से होना चाहिए। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में अलग अलग पैसों का अलग काम तय करना जरूरी है। कुछ पैसा इमीडिएट जरूरतों के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए और कुछ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। जब हर पैसे का पर्पस क्लियर होता है तो अचानक आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नुकसान में बेचने की जरूरत कम पड़ सकती है। अब डाइवर्सिफिकेशन को समझिए। इसका सरल मतलब है कि अपनी पूरी फाइनेंशियल उम्मीद को एक ही इन्वेस्टमेंट या एक ही सोर्स पर निर्भर ना रखना। अगर आपकी पूरी वेल्थ एक ही एसेट में है और उस एसेट की वैल्यू गिरती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को खत्म नहीं करता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकता है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले उसके रिस्क को समझना जरूरी है। इसके साथ एक और चीज है, फाइनेंशियल स्कैम से बचना।
आज के समय में फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, गारंटीड रिटर्न के दावे और जल्दी पैसा दुगना करने जैसे ऑफर्स लोगों को आकर्षित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि यहाँ पैसा लगाइए और बिना किसी रिस्क के बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, इसलिए किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी जानकारी, रेगुलेशन, चार्जेस और रिस्क्स को वेरीफाई करना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आपका लक्ष्य 1 करोड़ है, तो क्या हर दिन अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेक करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को लेकर बार बार इमोशनल डिसीजन लेना नुकसानदायक हो सकता है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कभी तेजी होगी, कभी गिरावट। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है और आपका प्लान आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया है, तो आपको हर छोटी मूवमेंट पर पैनिक करने के बजाय अपने ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह लोन और ईएमआई को भी समझदारी से देखना जरूरी है। हर लोन खराब नहीं होता, लेकिन ऐसा कर्ज जो आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा लगातार खा रहा हो, वो वेल्थ क्रिएशन को मुश्किल बना सकता है। इसलिए कोई बड़ी परचेज करने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि ईएमआई कितनी है, ये भी देखिए कि पूरी अवधि में कितना पैसा जाएगा, इंटरेस्ट कितना होगा और उस ईएमआई का आपके मंथली कैश फ्लो पर कितना असर पड़ेगा। कई लोग सैलरी बढ़ते ही बड़ा लोन लेकर लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही ईएमआई इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को कम कर देती है। अगर आपका लक्ष्य 1 करोड़ बनाना है, तो हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक सवाल पूछिए, क्या ये डिसीजन मेरी फ्यूचर वेल्थ को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को महंगा बनाएगा? और यहाँ एक बहुत पावरफुल हैबिट आपकी मदद कर सकती है, डीलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाएं छोड़ दें। इसका मतलब है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करने के बजाय ये समझना कि कौन सी चीज अभी जरूरी है और कौन सी चीज कुछ समय बाद भी खरीदी जा सकती है। अगर आप आज हर एक्स्ट्रा इनकम को खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रखते हैं, तो आप अपने आने वाले समय के लिए विकल्प पैदा कर रहे होते हैं। क्योंकि वेल्थ का असली फायदा सिर्फ अकाउंट में बड़ा नंबर दिखना नहीं है। असली फायदा है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना, यानी ऐसी स्थिति जहां अचानक कोई समस्या आने पर आप पूरी तरह दूसरों पर निर्भर ना रहें, जहां आपके पास अपने फैसले लेने की फाइनेंशियल कैपेसिटी हो और जहां आपका पैसा आपके फ्यूचर गोल्स के लिए लगातार काम करता रहे। इस पूरी जर्नी में पेशेंस सबसे अंडर वैल्यूड स्किल है। आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करके अगले महीने करोड़पति बनने की उम्मीद करना गलत है, लेकिन आज सही हैबिट शुरू करके कई वर्षों तक उसे लगातार निभाना, यही वो अप्रोच है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बदल सकती है। 1 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन इसे पाने की कोशिश में सबसे जरूरी चीज कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन, कंट्रोल्ड रिस्क और लंबे समय तक कंसिस्टेंसी है। अब इस पूरी जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। 1 करोड़ बनाने का असली खेल किसी एक इन्वेस्टमेंट, किसी एक बिजनेस आइडिया या किसी एक बड़े मौके का नहीं है। ये आपके पूरे फाइनेंशियल बिहेवियर का खेल है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन खर्च भी उसी तेजी से बढ़ते हैं, तो वेल्थ नहीं बन पाएगी। अगर आप बचत करते हैं लेकिन पैसा लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करते, तो ग्रोथ सीमित रह सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन बिना रिस्क समझे करते हैं, तो आपकी मेहनत पर खतरा आ सकता है। इसलिए आपको एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जिसमें अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट चारों एक साथ काम करें। अब अपने लक्ष्य को बहुत आसान तरीके से देखिए। आपको आज 1 करोड़ नहीं बनाना है। आपको आज सिर्फ इतना तय करना है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा फ्यूचर के लिए जाएगा। फिर अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने पर लगातार काम करना है। जैसे जैसे इनकम बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। जैसे जैसे वेल्थ बढ़े, अननेसेसरी रिस्क से बचना है। और सबसे जरूरी, इस प्रोसेस को कई वर्षों तक लगातार दोहराना है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बड़ी रकम में बदल सकती है। मान लीजिए आज आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत में शायद आपको लगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है और आप हर कुछ समय बाद अपने इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। इसे स्टेप अप इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए। आपकी इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाए। इस तरह आप सिर्फ पैसे जमा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी वेल्थ क्रिएशन की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, किसी भी कैलकुलेशन को गारंटीड रिजल्ट मत समझिए। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मार्केट कंडीशंस और चुने गए इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि आपका पैसा कितने समय में 1 करोड़ बनेगा।
इसलिए 1 करोड़ तक पहुंचने का सही तरीका किसी फिक्स्ड रिटर्न के पीछे भागना नहीं, बल्कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग रखना है। आपको अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को हर महीने नहीं, बल्कि लंबे समय के नजरिए से देखना चाहिए। साल में एक बार बैठकर अपनी पूरी स्थिति रिव्यू कीजिए। आपकी इनकम कितनी बढ़ी, आपकी सेविंग्स कितनी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, डेट कितना कम हुआ और आपकी नेट वर्थ में कितना बदलाव आया। अगर इन चीजों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो समझिए आपकी डायरेक्शन सही है। और अगर किसी साल आपकी प्रोग्रेस उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जर्नी खत्म हो गई। हो सकता है उस साल कोई बड़ा खर्च आया हो, इनकम में बदलाव हुआ हो या मार्केट कंडीशंस अलग रही हो। ऐसे समय में पैनिक करने के बजाय अपने प्लान को समझिए और जरूरत के अनुसार एडजस्ट कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं है। आपकी जिंदगी बदलती है, इसलिए आपका प्लान भी समय के साथ बदल सकता है। अब सबसे जरूरी चीज, अपने पैसे के साथ इमोशनल होने के बजाय इंटेंशनल बनिए। जब सैलरी आए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि इस महीने क्या खरीदना है, ये भी सोचिए कि इस महीने अपने फ्यूचर को कितना मजबूत करना है। जब इनकम बढ़े तो सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड मत देखिए, वेल्थ अपग्रेड भी देखिए। जब मार्केट ऊपर जाए तो सिर्फ एक्साइटमेंट मत देखिए, और जब मार्केट नीचे जाए तो सिर्फ डर मत देखिए। हर डिसीजन को अपने लॉन्ग टर्म गोल के संदर्भ में देखिए और याद रखिए, 1 करोड़ सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर है। आपके लिए इसका मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है, किसी बड़े गोल की तैयारी हो सकती है, परिवार के फ्यूचर के लिए मजबूती हो सकती है, या फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसलिए सिर्फ करोड़पति दिखने के लिए करोड़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये समझिए कि उस करोड़ के पीछे आपकी जिंदगी का कौन सा उद्देश्य है। अगर आपकी शुरुआत आज 0 से है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। 0 से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी जर्नी आज से शुरू हो रही है। पहले अपनी इनकम को समझिए, फिर खर्चों को कंट्रोल कीजिए, इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, महंगे कर्ज को मैनेज कीजिए, अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्टमेंट सीखिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी स्किल्स और अर्निंग पावर को लगातार बढ़ाते रहिए। क्योंकि अंत में पहला 1 करोड़ सिर्फ पैसे की कहानी नहीं होगा, ये आपकी हैबिट्स की कहानी होगी। ये उन दिनों की कहानी होगी जब आपने अननेसेसरी खर्च करने के बजाय बचत की। उन दिनों की कहानी होगी जब आपने आराम करने के बजाय कोई नई स्किल सीखी। उन समयों की कहानी होगी जब मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, लेकिन आपने बिना समझे कोई जल्दबाजी नहीं की। और उन वर्षों की कहानी होगी जब प्रोग्रेस धीमी थी, फिर भी आपने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। इसलिए आज अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो सिर्फ इस वजह से शुरुआत मत रोकिए। अगर आपकी इनकम अभी छोटी है तो इनकम बढ़ाने की तैयारी शुरू कीजिए। अगर बचत कम है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाइए। अगर इन्वेस्टमेंट की समझ कम है तो पहले नॉलेज बढ़ाइए। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक एक कदम सही दिशा में लेते रहना है। और शायद यही पहला 1 करोड़ बनाने की सबसे बड़ी सीख है। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी जरूरी है। बचत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बिना वही इन्वेस्टमेंट परेशानी बन सकता है। और सबसे ऊपर, आपकी इनकम बढ़ाने की क्षमता ही वो इंजन है जो आपकी पूरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आगे बढ़ा सकता है। तो 1 करोड़ को एक दूर का सपना मत समझिए, इसे एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मिशन की तरह देखिए। अपनी वर्तमान स्थिति से शुरुआत कीजिए, छोटे लक्ष्य बनाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए, खर्चों को समझदारी से रखिए, डिसिप्लिन तरीके से निवेश कीजिए, रिस्क को समझिए और समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। क्योंकि करोड़ बनाने की शुरुआत करोड़ रुपए से नहीं होती, शुरुआत उस छोटे से फैसले से होती है जब आप तय करते हैं कि अब से मैं अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करूंगा, मैं उसे अपने भविष्य के लिए काम पे लगाऊंगा। और यही फैसला अगर वर्षों तक सही तरीके से निभाया जाए तो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी को पूरी तरह बदल सकता है।